दोस्तों, शुभांगी बापट जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की एज अ हाउसवाइफ, इन्होंने सिर्फ 3 महीने में ऐसी इनकम जनरेट कर ली कि श्रीधर बापट इनके हस्बैंड को बिजनेस में आने के लिए बहुत मन किया और दोनों ने मिलकर बिजनेस बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया। वे नगर से हैं और श्रीधर बापट डिफेंस में थे। लास्ट ईयर हमें बड़ी खुशी है कि उनका जो टारगेट था अर्ली रिटायरमेंट का, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और आज पूरा परिवार उनकी डॉटर के साथ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको भी आज हमें सुनने को मिलेगा। बहुत शांत कपल है। इन्होंने अपनी सिस्टम जो मोदी केयर की सिस्टम है वो इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल की है कि उनको और कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई। अपना काम किए जा रहे हैं, इतने सिंपल हैं, फिर भी बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। मैं आज बहुत उत्सुक हूँ उनके बारे में, उनकी सफलता सुनने के लिए, क्योंकि वो इतना कम बोलते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा सुना नहीं है कि वो कैसे सफल हुए। तो आज का दिन बड़ा शुभ होगा। आप भी देख पाएंगे कि अगर वे कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर पाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस इनवाइट श्रीधर बापट और शुभांगी बापट को। सर एंड मैडम, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है आज। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हमारी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत खुशी का दिन है। लेकिन फ्रेंड्स, सक्सेस आसान नहीं होता है। सक्सेस के जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इन सब को ओवरकम करके सक्सेस पाना बहुत कठिन होता है। यही सक्सेस हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि हमने सक्सेस कैसे मिलाई है। कहते हैं ना, जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान करना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान करना पड़ता है, कभी अंदाज से, कभी नजरअंदाज से। यस, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे फैमिली बैकग्राउंड होता है। जिंदगी में अगर हर चीज मिल जाती है तो कोई कुछ करने को नहीं चाहता है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ कमियां होती है तो हर एक इंसान कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, दौड़ता है, कुछ गोल सेट करता है, कुछ पाने की उसकी ख्वाहिश रहती है। वैसे ही मेरे बैकग्राउंड का भी वही हुआ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में हम 4 भाई बहन थे, मम्मी पापा, 6 जनों का फैमिली था। कमाने वाले अकेले पापा थे। मम्मी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि उनके पापा बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। उनके पापा टीचर थे, तो मम्मी को बचपन से ही टीचर होने का बहुत शौक था। लेकिन 8वीं पास होने के बाद ही उनकी शादी हो गई, तो उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन उनको कुछ अलग करना था। बच्चों को बड़ा करना और खाना पकाना, इसी में उनको जिंदगी नहीं गंवाना था। वो कुछ अलग चाहते थे। सो उन्होंने सोचा कि हमें भी एजुकेशन लेना जरूरी है। लेकिन शादी के बाद हम बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने अपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अपना एजुकेशन रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद उन्होंने एसटीसी किया, मॉन्टेसरी किया, डीएड किया, लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। और ये सब करने के बाद वो सोच रहे थे कि चलो हम कोई जॉब कर लेते हैं। लेकिन बच्चे छोटे होने की वजह से उन्होंने ये थोड़ा पोस्टपोन किया। लेकिन जैसे और उस बीच उन्होंने एक स्कूल शुरू किया घर में ही, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ऐसा एक छोटा सा स्कूल किया। और उसके बाद जो टाइम मिलता था उसमें उन्होंने 10वीं तक के ट्यूशंस लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब वो सुबह स्कूल चलाते थे, 5-1 मिनट उनको जब ये ब्रेक चाहिए होता था, तो वो मुझे कहते थे कि बेटा इन बच्चों की तरफ थोड़ा देखो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। उस 5 मिनट में मेरा वो क्लास के ऊपर मैं होल जमा लेती थी। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, 3rd-4th में थी मैं। लेकिन मम्मी कहती थी कि उनकी तरफ ध्यान दो, तो ऐसा लगता था कि वाह, मैं तो टीचर बन गई। जैसे मम्मी पढ़ाती थी वैसे मैं उनको पढ़ाने की कोशिश करती थी। जैसे मैं उनको क्वेश्चन पूछती थी वो मुझे आंसर करते थे, मुझे लगता था वाह, मैं तो टीचर बन गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि तब से लीडरशिप क्वालिटीज मुझ में डेवलप होना शुरू हो गई थी। करते करते 10वीं तक आ गई थी। लेकिन इन बीच छोटी छोटी मेरी ख्वाहिशें थी कि कुछ अच्छा लगता है, कुछ खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन
मैं कभी घर में ये सब शेयर नहीं कर पाती थी, बोलती नहीं थी, क्योंकि घर में सबसे छोटी थी, तो कोई सुनता भी नहीं था मेरा इतना। तो मेरी ये चीजें दिल में वैसी रह गई कि मेरी कोई भी ख्वाहिशें मैं बोल नहीं पाई थी, इसकी वजह से पूरी नहीं हो पाई थी। करते करते 10वीं तक आ गई। 10वीं में जब गई, तब मेरी लाइफ है चेंज होना शुरू हो गई, क्योंकि 10वीं के बाद मम्मी ने जॉब करना शुरू किया, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे तब तक। मेरे बड़े भाई और बहनों की एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, उनको जॉब लग गया था। तो घर का माहौल ऐसा था कि मैं अकेली छोड़ के सब कमाते थे, तो मैं बहुत आराम से जिंदगी मेरी गुजर रही थी, बहुत लाड प्यार हो रहा था, क्योंकि कमाने वाले सब थे, खाने वाली मैं अकेली थी। अकेली मतलब मराठी में कहते हैं ना, आयता बैठ के, तो वैसी मैं अकेली थी, बाकी सब कमाते थे, तो जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। फिर बड़ी हो गई, बीएससी के फर्स्ट ईयर में थी। बीएससी के फर्स्ट ईयर में जब थी, तो श्रीधर जी मिले, फिर हमारी शादी हो गई। लव मैरिज था, तो लास्ट ईयर बीएससी में थे, तो घर वाले पीछे पड़ गए कि नहीं, अब जब लड़का ढूंढ ही लिया है तो शादी कर लो। तो बीएससी के लास्ट ईयर में हमारी शादी हो गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीधर बापट है। मैं अहमदनगर के नजदीक भिंगार कैंटोनमेंट एरिया से हूँ। मेरा एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल जिसको कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से हुआ। मैं 12th में जब था, 12th कंप्लीट किया, तब मुझे डिफेंस का कॉल आया। डिफेंस का कॉल आया तो मुझे पिताजी ने बताया कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आप जाके आइए। इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ। जब ज्वाइन करने की बारी आई तो पिताजी ने बताया कि बेटा अगर तुम ज्वाइन करते हो तो एक शर्त पे करना पड़ेगा कि आपको आपका एजुकेशन पूरा करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, और यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो मैं मेरे तरफ से आपको एक बाइक गिफ्ट करके दे दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने ठान लिया कि नहीं, यस, मैं जरूर ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा। और मुझे बताने में खुशी है कि मैंने सर्विस भी ज्वाइन कर ली थी, और सर्विस करते करते मैंने साइड बाय साइड ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने कंप्लीट किया, जिसमें डीबीएम में किया मैंने। उसके बाद मैंने लॉ के लिए एडमिशन भी ली, और इन बिटवीन जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पिताजी ने मुझे बाइक गिफ्ट दी। यस, शादी के पहले, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पैसा घर में बहुत आ रहा था, लेकिन पैसा आ रहा था तो उसको उड़ाना ये संस्कार नहीं थे। मम्मी तब भी पैसे बचा बचा कर ही जिंदगी का गुजारा करती थी। कभी खुद के लिए साड़ी लेने की भी अगर जाती थी, तो अच्छे से अच्छे क्वालिटी की साड़ी तो वो निकालती थी, लेकिन जब पैसे देने का टाइम आता था तब बार्गेनिंग करती थी। दुकानदार भी कहता था कि मैडम आप साड़ी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की निकालती हो, लेकिन पैसे देने में बहुत कंजूसी करती हो। तो कहने का मतलब है कि जब से ये देखा था कि वो बार्गेनिंग करके सामान लेती है, लेकिन क्वालिटी की चीज ही घर में लाती है, तो ये संस्कार, ये सीख तब वहां से मिली कि रिजनेबल प्राइस में जो चीज है, जो प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी का ही चाहिए है। भले उसके लिए पैसे कम है, लेकिन क्वालिटी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये दूसरी सीख हमें तब से मिलना शुरू हो गई थी। फिर बड़ी होती गई, कॉलेज में गई। कॉलेज के फर्स्ट ईयर बीएससी में थी। स्कूल कॉलेज से जब आना जाना होता था, तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ दुकान में देखती थी, विंडो शॉपिंग करती थी जाते आते। कभी कभार बहुत अच्छा ड्रेस अगर मुझे अच्छा लगा, मम्मी घर में आके मम्मी को कहती थी कि मम्मी एक बहुत अच्छा वहाँ ड्रेस देखा मैंने, ऐसा कलर था, वैसा कलर था, ऐसा सिलाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहती थी कि मुझे वो ड्रेस चाहिए, लेकिन मम्मी थी, वो समझ जाती थी कि इसको ये ड्रेस अच्छा लगा है और ये पहनना चाहती थी। तो वो जाती थी शॉप में, कपड़ा खरीद के लाती थी, रात में लेट नाइट बैठती थी, कपड़े सिलती थी खुद, और सुबह जैसे मेरी आंखें खुलती थी तो वो ड्रेस मुझे मेरे आंखों के सामने हैंगर के ऊपर टंगा मिलता था। यहाँ उसने मुझे दूसरी सीख मिली कि जो हम चाहते हैं उसके लिए कितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़े, लेकिन वो चीज पूरी करना है। तो ये दूसरी सीख हमें वहां मिली। सर्विस के दौरान शुभांगी से मुलाकात हुई। शुभांगी से मुलाकात होने के बाद हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद बीच में 7-8 साल चले गए। शुभांगी 2 बेटियां हुई। बड़ी बेटी जब सेकंड में थी और छोटी बेटी लोअर केजी में थी, तब शुभांगी ने सोचा कि यस, अभी मैं थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ, तो मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ या जो भी कुछ है
आप सजेस्ट करो, हम करेंगे, मैं भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प करूंगी। मैंने बोला बहुत खुशी की बात है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि जॉब करोगे तो आपका टाइमिंग फिक्स होगा, किसी के अंडर आपको काम करना पड़ेगा। तो जॉब के बजाय यदि आप इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हो तो करो, वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसमें दो चीजें होगी, एक तो आप पूरा फ्री रहोगे, नंबर एक, नंबर दो बच्चों की तरफ ध्यान रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा। तो उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा कि यस हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो महिलाओं के लिए हम पार्लर शुरू करेंगे। अगर पार्लर करना है तो ब्यूटिशियन का नॉलेज चाहिए, तो उन्होंने कुछ ब्यूटिशियन के कोर्सेस किए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि सिर्फ पार्लर करना है क्या, नहीं, पार्लर के साथ हम लाइब्रेरी भी शुरू करेंगे। तो उन्होंने पूना यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन के कोर्सेज भी किए। मकसद एक ही था कि जो भी कुछ करना है उसका पूरा डीप नॉलेज खुद को होना चाहिए। इन बिटवीन, ये तकरीबन 99-98 की बात थी, उस वक्त कंप्यूटर भी लॉन्च हुए थे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपना पहला पार्लर कंप्यूटराइज हो। ये सोचते हुए उन्होंने कंप्यूटर के भी कुछ कोर्सेस किए। हमने नियर अबाउट 2000 में हमने वेल फर्निश पार्लर कम लाइब्रेरी रेडी की, नियर अबाउट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और ओपनिंग की डेट भी हमारी फिक्स हो गई। ओपनिंग करने से हार्डली 3-4 डेज पहले एक छोटा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने की वजह से डॉक्टर साहब ने बोला कि मैडम आप कुछ नहीं कर सकते हो 2-3 महीने तक। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूरा फिट हो जाओ, उसके बाद हम ओपनिंग करेंगे। तो हमने ओपनिंग की डेट पोस्टपोन की, और उसी के बीच में हमारे पड़ोस के कॉलोनी में एक गेट टुगेदर का प्लान किया था। सुजाता कुलकर्णी, मुझे नाम अभी भी याद है, सुजाता कुलकर्णी के घर में ये गेट टुगेदर हुआ था। वो गेट टुगेदर लेने के लिए पूना से डॉक्टर अमोल जोशी आए हुए थे। शुभांगी को इनवाइट किया, शुभांगी वहां गई, सुन के आई, मुझे बताया कि बहुत एक अच्छा बिजनेस मैच सुन के हूँ, बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मेरा शुरू से बिजनेस के लिए फुल सपोर्ट था, और बैड लक के लिए मैं सर्विस को लग गया था, तो मैं बिजनेस कर नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला कम से कम आप करोगे तो मैं जब भी टाइम मिले मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा किस टाइप का बिजनेस है, आप क्या करना चाहते हो, कहाँ क्या सुन के आई हो, एब्सोल्युटली कुछ नहीं पूछा। सिर्फ एक चीज मैंने पूछी कि इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट आ ही गया। तो उन्होंने बताया नहीं, मुझे सिर्फ हार्डली 3-4 हजार रुपए चाहिए। मैंने शुरू में बताया मेरी 2 बेटियां हैं, वो सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो उनकी फीस में सालाना 5-6 हजार रुपए भरता था, और उससे भी कम और बिजनेस के लिए चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने बोला यस, आपको चाहिए आप जरूर कीजिए, ये 4,000 रुपए ले लीजिए। तो इमीडिएट उन्होंने फोन किया अपने अपलाइन को, और अपलाइन प्लस डॉक्टर जोशी हमारे घर आए, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की, और शुभांगी को बोला कि 2-3 दिन में आपके घर में एक किट आएगा, और उस किट में कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, वो प्रोडक्ट्स आप यूज करो, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट्स यूज करने में कोई कठिनाई है तो आप मुझे फोन करो। एवरी वीक या 15 डेज में एक बार मैं पुणे से आऊंगा, आपके घर में गेट टुगेदर का प्लान कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपने बैठ के सुनना है। ऐसा हम 3-4 महीने करेंगे। 3-4 महीने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप शुरू इंडिपेंडेंटली करना शुरू करो। यदि कोई दिक्कत आती है, कोई कठिनाई आती है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। यस, लेकिन इस बिजनेस में मैं क्यों आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बचपन में वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आती है ना, हर एक मूवी में नाव बोट ये सब दिखाते रहते थे। हम मूवी देखते थे हर संडे को, उसमें मूवी में बोट या नाव रहती थी। तब से मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे भी इस बोट में बैठना है। बचपन में दिल में यही था, ख्वाहिश थी कि मुझे इस बोट में कभी ना कभी कोई बैठाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन घर में मम्मी पापा दोनों भी टीचर थे, घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन था, तो मैं मेरे दिल की बात कभी उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाई। वैसे ख्वाहिश लेकर ही बड़ी हो गई, शादी हो गई। शादी हुई तो मैंने बोली चलो बेटर हाफ आ गए हैं लाइफ में, उनको मैं बताती हूँ कि चलो मुझे बोट में घुमाने के लिए लेके जाओ।
तो जैसी शादी हुई मैंने इनसे कहा कि मुझे ना बोट में घूमने की बहुत इच्छा है। इन्होंने बोला कि हाँ जाएंगे ना, क्यों नहीं। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो, इतने दिनों से मैंने जो ख्वाहिश मेरे दिल में दबा के रखी थी वो आज मैंने किसी को बोल दी है, तो मेरी ख्वाहिश अब पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बोल देने के बाद मैंने इंतजार किया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, शादी को 5 साल हो गए, लेकिन इन्होंने मुझे बोट में ले जाने की बात कही ही नहीं। मुझे लगा मैंने बताने में बहुत जल्दी की, ये शायद भूल गए। इनको वापस एक बार याद दिलाते हैं। मैंने इनको वापस याद दिलाई 5 साल के बाद कि अरे मुझे बॉम्बे टू गोवा तो बोट में लेके ले जाओ घुमाने के लिए। उन्होंने वही कहा, हाँ जाएंगे ना, क्यों नहीं। जाएंगे हरदम कहते थे, लेकिन लेकर के तो कभी गए नहीं। बहुत बुरा लगता था कि क्या मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो मैंने उसके बाद मेरे सपने के बारे में जिक्र करना छोड़ दिया और सोचा कि देखते हैं कब पूरा होता है। और जैसे कि इन्होंने बोला, मीटिंग को मुझे इनवाइट किया गया तो मैं उस मीटिंग में गई। उन्होंने पूरी मीटिंग एक्सप्लेन की, लेकिन सच में कहती हूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन एट द एंड ऑफ दैट मीटिंग डॉक्टर ने हमें एक मैगजीन दिखाया जिसको कहते थे कॉन्टैक्ट मैगजीन। उस कॉन्टैक्ट मैगजीन का लास्ट पेज दिखाया और कहा कि अगर हम बताते हैं वैसा बिजनेस अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो 6 महीने के बाद आपको इसमें से घूमने के लिए जाने को मिलेगा। मैंने कहा यस, मुझे इस बिजनेस करना है, ये बिजनेस में मुझे ज्वाइन होना है। क्या था वो था 13 मंजिल का स्टार एशिया क्रूज का फोटो। मैं फूल ही नहीं समाई। मैंने बोली कि मैंने जिंदगी भर बचपन से छोटे से बोट में से जाने का सपना पना देखते देखते बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आज मुझे भगवान ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है तो ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मैं करूंगी। सो इसलिए हमने सेम डे रजिस्ट्रेशन किया, पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किया, इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए। और जैसे मेरा जो सपना था वो डॉक्टर को पता था, तो वो मुझे हरदम कहते थे कि देखो आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो तो आपने पीछे नहीं हटना है। मुझे याद है 23 मार्च को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था और 30 अप्रैल तक मेरे पास 5 लोग मेरे साथ जुड़ गए थे। 31 मार्च तक, अप्रैल तक तो मेरे साथ 5 लोग ज्वाइन हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो काम किया तो मेरा पहला चेक आ गया था, 117 रुपीज का मेरा पहला चेक था। नहीं। और उसके बाद डॉक्टर साहब का फोन आया कि पुणे में हमारी सबके मेंटर सुरेखा जी आने वाले हैं, तो आपने पुणे में आना है। बच्चे छोटे थे, इनको ऑफिस था, मैंने इनसे डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा इनविटेशन आया है, क्या करना है। तो ये बोले कि नहीं, हमको आपको जब करना है, आप जब जाना चाहती हो तो कुछ भी करेंगे, लेकिन हम जाएंगे। सैटरडे संडे का टाइम था तो बच्चों का स्कूल भी मिस नहीं होने वाला था, तो ये बोले कि हम 4 जन जाते हैं। ठीक है, हम 4 जन पुणे गए। पुणे जब गए तो वहां बहुत सारी भीड़ थी। स्टेज पे मोटिवेशनल स्पीक हो रहा था, हम भीड़ में कहीं तो भी पीछे बैठे थे। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सिंपल हाउसवाइफ स्टेज पे आ रही थी, उनका रिकग्निशन हो रहा था, हम सब उनके लिए तालियां बजा रहे थे। माहौल तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये वहां से पहला विश्वास मिल रहा था कि नहीं, इस बिजनेस से बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन उसी वक्त थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ कि मैं इतने पीछे बैठी हूँ और सिर्फ हम दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हैं, मेरे लिए तालियां कब बजेगी। वो जो दर्द था वो लेकर मैं घर पे आई, लेकिन उसके पहले हमें अपलाइन का मिलने का मौका मिला। अपलाइन को जैसे मेरे मकरंद सर थे, सीमा छाड़े है, ये हमारे अपलाइन थे, उनसे मिलने का मौका मिला। उनसे मैं मिली और मुझे वो माहौल देख के बहुत खुशी हो रही थी कि अरे इतने बड़े बड़े लोग हमारे लिए आते हैं। तो हम पहले सीमा जी से बात करते हैं। सीमा जी को मैंने बोला कि सीमा मैम आप नगर में कब आओगे। तो उन्होंने मुझे हंसी मजाक में बोल दिया कि जब आपके टीम में 200 लोग होंगे ना, तब मैं नगर में आऊंगी। मैंने उसी वक्त ये तय कर लिया था, 2 चीजें तय करी कि सीमा मैडम को मैं अगले महीने में तो नगर में बुलाऊंगी। और दूसरा मैंने ये तर्क तय किया था कि ये फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट है कि मैं सबसे पीछे बैठ के प्रोग्राम देख रही हूँ। इसके आगे मैं कभी नीचे नहीं रहूंगी, हर वक्त मैं स्टेज पे रहूंगी और मेरे लिए भी कोई ना कोई तालियां बजाएगा। और ये जो मैंने खुद से कमिट किया था वो आज तक मैंने पूरा करने की कोशिश की है। और फिर नगर आए, उन्होंने जैसे जैसे टिप्स दिए थे वैसे वैसे हम काम करते गए। सेकंड मंथ में मेरे साथ 500 लोग ज्वाइन हो गए थे।
इतना काम किया था, इतना काम किया था, क्योंकि इन बीच में जब भी हमें हमारे अपलाइन बुलाते थे, हम कभी पुणे जाते थे ट्रेनिंग के लिए, कभी मुंबई जाते थे, लेकिन हमने कभी ना नहीं कहा। तब तो पेड सब ट्रेनिंग थे। आज तो मोदी केयर ने सब ट्रेनिंग्स हमें फ्री में अवेलेबल करके रखे हैं, लेकिन तब पेड है, बूट कैंप था, होटल रिजेंट में मुंबई में एक ट्रेनिंग था, बाद में फिर कॉस्मेटिक लॉन्चिंग था। हर चीज के लिए हमें मुंबई या पुणे ही जाना पड़ता था, लेकिन हम जाते थे, वहां से कुछ सीख के आते थे, जो सीखा है उसका डुप्लीकेशन डाउनलोड में करते थे, ग्रुप को सिखाते थे, और इस तरह से हमारा ग्रुप बड़ा हो गया। 500 लोग मेरे ग्रुप में सेकंड मंथ में ही ज्वाइन हो गए थे, तो मेरा 7,500 रुपए का चेक आया था। तब मैंने सीमा जी को फोन किया कि मैम, आपने कहा था कि 200 लोग होंगे आपके टीम में, तो आप आने वाले हो, मेरे ग्रुप में तो 500 लोग हो गए, आप कब आने वाले हो? वो बोले कि नहीं, मैंने कमिट किया है, मैं जरूर आऊंगी। जैसे उन्होंने कमिट किया था, वो आए, 500 लोगों की टीम के सामने उनका ट्रेनिंग हुआ, लोग बहुत मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छा काम करने लगे। फिर मेरा तीसरा चेक आया, तीसरा चेक जो था वो उनके सैलरी को मैंने बीट किया था। फिर ये नींद में से जागे हो गए, अरे कर क्या रही हो? मैंने जब 4,000 रुपए दिया था, तब तो ऐसा लगा था कि ये कुछ तो भी करेगी 1-2 महीने और चुपचाप बैठ जाएगी। 4,000 रुपए में कभी बिजनेस होता है? ये उनकी सोच थी, इसलिए वो नहीं ये समझ पा रहे थे कि ये 4,000 रुपए क्या मिराकल दिखा सकता था। लेकिन ये मिराकल हमने दिखाया था, और इनको नींद में से हड़बड़ा गए थे ये। फिर उन्होंने मुझसे बात की, डॉक्टर साहब से बात की कि भैया आप लोग कर क्या रहे हो? घर में 2 बच्चियां हैं, उनके उनको ये इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जो इन-लॉज़ थे, उनके था उनकी भी कोई कंप्लेंट नहीं है, मतलब कुछ तो अच्छा चल रहा है, और इतना होने के बाद भी पैसा भी कमा रही है, तो अच्छा है। फिर उन्होंने इसमें ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे साथ बिज़नेस में हाथ बटोरने लगे, हम दोनों साथ-साथ करने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो मैंने सपना देखा था, स्टार एशिया क्रूज़ का, वो मैं तीसरे महीने में ही 21% अचीवर हो गई थी, कि तब 21% का प्लान था। तीसरे महीने में ही 21% अचीवर हो गई थी, और मैं डायरेक्टर बन गई थी। और जब 6 मंथ हम कंसिस्टेंटली वो मेंटेन करते हैं, तो हम स्टार डायरेक्टर बनते हैं और हमें फॉरेन टूर मिलती है। वो सब मैंने 6 महीने में कर लिया, और मुझे फॉरेन टूर मिल गई। सपना मेरा पूरा होते दिख रहा था, नज़र आ रहा था। और जो सपना जो मैंने बचपन से देखा था, जो सपने के बारे में मैंने इनसे ज़िक्र किया था, लेकिन 10 साल में मेरा सपना पूरा नहीं हुआ था, शादी के बाद भी, वो सपना मैंने मोदी केयर के ज़रिए पूरा किया था। और उस स्टार एशिया क्रूज़ में मैं इनको साथ के लेकर के गई थी। मैं अकेली नहीं यस, गई थी, मैं इनको साथ में लेकर गई थी। ये हमारा सबसे पहला ड्रीम था, जो पूरा हो गया था। और फिर मोदी केयर ने हमें ड्रीम देखना सिखाया। छोटे-छोटे ड्रीम देखो और वो कैसे पूरे होते हैं, ये भी सिखाया, और ये विश्वास भी दिया कि इस बिज़नेस से सिर्फ़ हम ड्रीम दिखाते नहीं हैं, तो इस बिज़नेस से ड्रीम पूरे कर भी सकते हैं, और हमने बहुत से सपने पूरे भी किए हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर जोशी ने बोला था कि जो है मैं आते जाऊंगा, मीटिंग लेते रहूंगा, आप सिर्फ बैठ के सुनना है। ये फैक्ट्स थी। शुभांगी ने पूरा नॉलेज लेने की कोशिश की, और जैसे मैंने उनका तीसरा चेक देखा, तब मैं नींद से उठा, कह सकते हैं आप लोग। और उसके बाद मैंने देखा कि यस, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर मैंने अमोल जोशी जी सर से बात की, शुभांगी मैडम से बात की, और फिर मैंने देखा कि यस, अगर इनका मायका नागपुर से है, अगर मैं इनको कुछ हेल्प करूं, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरी पहचान इनके साथ खड़ी कर दूं, तो हो सकता है इसमें इनको और अच्छा बेनिफिट्स मिल सके। उसके बाद मैंने शुभांगी को सपोर्ट करना शुरू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि 6 मंथ में, उस वक्त पुराना जो प्लान था, उसमें स्टार डायरेक्टर 21% में जाने के बाद आप स्टार डायरेक्टर होते हो, और 21% का जो बिजनेस वॉल्यूम था वो 6 मंथ्स मेंटेन करना था। तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया, जिसकी वजह से उन्हें 2001 में पहली फॉरेन टूर मिली, 2002 में दूसरी फॉरेन टूर मिली, 2002 में हम दोनों मलेशिया सिंगापुर जाके आ गए। इतनी बढ़िया कंसेप्ट जो है वो मोदी केयर ने दी है। थैंक्स टू मोदी केयर। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत सीक्रेट है, लेकिन मैंने शायद शुभांगी को भी नहीं बताया है, कि जब हमारी शादी तय हुई थी, तब जो हमारी जन्म कुंडली होती है, तो मैंने, मेरा एक दोस्त है, वो उसको उसके बारे में काफी नॉलेज था, तो उनको मैंने उनकी जन्म कुंडली दिखाई कि भाई मेरी देखना है, मैं इनसे शादी करने जा रहा हूँ, सब ठीक ठाक तो है। तो उन्होंने जब जन्म कुंडली देखी, तो उन्होंने मुझे बताया, भाई तू बहुत लकी है। बोला क्या हुआ? कि आपके वाइफ की तरफ से आपको फॉरेन टूर का चांस है। तो मैं उस हंसने लग गया। मैं बोला यार ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो
वो वही मैं भूल गया। लेकिन जब कंपनी के तरफ से लेटर आया और शुभांगी को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया कि यस आप फॉरेन टूर के लिए क्वालिफाई हुए हो, तब मुझे उस सपने की याद आई और मैंने कहा यस, विधि लिखित कहीं गलत नहीं होता है। ये सर, इतना अच्छा जर्नी हमारा चल रहा था बिजनेस में, लेकिन कहते हैं ना कि जब बहुत खुशी आती है तब कुछ दुख भी होता है, और बहुत जब दुख आता है तो उसके बाद खुशी आती है। ये जो रोटेशन है ये चलते ही रहता है। हमारे भी जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, ऐसे कोई चैलेंजेस आए कि 2.5 साल के बाद हमें मोदी केयर में से थोड़ा सा रुकना पड़ा। हम मोदी केयर की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो हम ये सब नहीं कर पा रहे थे। बहुत बुरा लग रहा था कि हम मोदी केयर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन हमारे नेटवर्क की तरफ हमें ध्यान देने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। और उसी टाइम बैठे रहे थे, तो क्या करना है, तो हमें एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मीनवाइल मिली। हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर हमने स्टार्ट किया। डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था, एसी शॉप था, अच्छा पैसा भी मिल रहा था, लेकिन हम मोदी केयर को मिस कर रहे थे। क्योंकि मोदी केयर में जो पैसा मिल रहा था, जो फॉरेन टूर मिल रही थी, जो नाम मिल रहा था, जो शोहरत मिल रही थी, जो रिकॉग्निशन मिल रहा था, वो सब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बिजनेस में नहीं मिल रहा था। बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे मोदी केयर को। और फिर 2016 में हमने वापस मोदी केयर रीस्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि मोदी केयर के सिवा और कुछ अलग हमें खुशी दे ही नहीं सकता था। इस डिसीजन पे हम आ चुके थे। दोनों ने डिस्कस किया कि वापस हम कर सकते हैं क्या। हमारे मतलब फाइनेंशियल तो था ही, लेकिन फिजिकल जो चैलेंजेस थे उसके ऊपर हमने उस टाइम तक ओवरकम कर चुके थे। और उसके बाद हमने मोदी केयर में रीस्टार्ट करने का सोचा। रीस्टार्ट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तब मैंने ये सोचा था कि भाई हम मोदी केयर में आए क्यों थे, हमने यहाँ रुके हैं, लेकिन मोदी केयर में आए क्यों थे। वो तो हमारा सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बहुत सपने हमने देखे हैं, उसमें का अभी 1-2 सपना ही पूरा हुआ है। तो बाकी मोदी केयर में से जो हमें सपने पूरे करने हैं उसका क्या होगा। इसीलिए हमने रीस्टार्ट करने का सोचा था और रीस्टार्ट किया, लेकिन जीरो से हमें वापस स्टार्ट करना था। क्या होता है कि जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो क्विट क्यों किया, ये सबसे मेन बात हमारे आंखों के सामने आती है। वैसे हमारे पास बहुत जेन्युइन रीजन था कि हम उसमें से रुके थे, लेकिन उसके ऊपर भी मोदी केयर का इतना बड़ा हावी था हमारे पे मोदी केयर, कि हमने हमारे पूरे फिजिकल चैलेंजेस को ओवरकम किया और मोदी केयर में वापस आ गए। जीरो से किया, पूरा डाउनलाइन कोई नहीं था, हमें पहले से स्टार्ट करना था। क्योंकि अगर हम वो स्टार्ट नहीं करते तो आज हम इस मुकाम पे वापस नहीं आते थे। क्योंकि फेल्यूर इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, एंड पीपल हु अवॉइड फेल्यूर आल्सो अवॉइड सक्सेस। कि अगर हम वहां नहीं आते तो हम ये वापस सक्सेस नहीं मिला पाते थे। इसलिए हमने दोनों ने जी जान से वापस मोदी केयर को स्टार्ट किया। हमारे अप्लायंस का हमने उसमें गाइडेंस लिया। अभी धीमन सर कह रहे थे कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हमारे अपलाइन की बहुत जरूरी है, आपकी भी बहुत हेल्प चाहिए हमें। हमारे इस मुकाम में हमारे जो अपलाइन थे मकरंद सर, सीमा जी, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला हमें रीस्टार्ट करने में। उन्होंने हमारा हेल्प किया और फिर हम इस मुकाम तक यहाँ आके पहुंचे हैं। लेकिन ये सब करते करते चैलेंजेस तो बहुत आए थे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना इतना इजी नहीं था। लेकिन यहाँ तक आज आए हैं, तो यहाँ तक आते आते हमने ये जरूर सीखा कि जब आप कोई डेस्टिनी आपको मिलती है, या फिर आप जो गोल आपने सेट किया है, वो जहाँ आपका सपना पूरा होता है वहां आप जाते हैं, तो सिर्फ वो गोल पूरा होने के बाद आप जो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपने आपके जिंदगी का हर पड़ाव एंजॉय करना पड़ता है। और वो अगर आप एंजॉय करते हो तो जो आपने मिलाया है, जो आपने गोल आपने मिल चुका है आपको, वो गोल का एंजॉयमेंट डबल हो जाता है। इसीलिए जो जर्नी है उसमें थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, थोड़ी बहुत उसमें बहुत तकलीफ भी होती है, लेकिन वो तकलीफ हम रात को भूल के सुबह अगर हम फ्रेश माइंड से वापस उठ के हमारे काम को लगते हैं, तो हमें हमारी जिंदगी में आगे जाने की जो जर्नी है वो बहुत खुशी देती है। इसी खुशी खुशी के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते
मैंने दूसरा मेरा गोल सेट किया, वो था कि मेरा सपना था कि मुझे बापट जी को 4 व्हीलर गिफ्ट करनी है। तो वो 4 व्हीलर हमने हमारे आंखों के सामने गोल सेट किया और उसके जरिए हमने काम किया। नगर में तो हमारा नेटवर्क था ही था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क हमारा नगर के बाहर था। बच्चों का 10-12 का टर्निंग पॉइंट आ चुका था। घर में इन-लॉज थे जिनका एज ज्यादा था, तो हम डेली आउट ऑफ नगर नहीं जा पाते थे। तो हम लोगों ने ऐसा डिजाइन किया कि चलो हम अल्टरनेट डे मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं। तो एक दिन बापट जी जाते थे, दूसरे दिन मैं जाती थी। ऐसा करके अल्टरनेट डे हमने मीटिंग्स अरेंज की, ट्रेनिंग्स अरेंज करते थे। हम जो अप्लायंसेस सीखते थे वो डाउनलाइन में हम डुप्लीकेट करते थे, वो उनका ट्रेनिंग करते थे, उनकी मीटिंग लेते थे। ऐसा करते करते हमारा ग्रुप साइज बढ़ते गया और हम जो फॉरेन टूर में जाते थे, तो करते करते हमारे नेटवर्क के लोगों को भी उनके सपने पूरे करने के लिए हम हेल्प करते थे। नेटवर्क के लोग भी, ग्रुप के लोग भी हमारे साथ फॉरेन टूर में आने लगे, उनके भी छोटे छोटे सपने हम पूरे करने लगे। और इन बीच सबसे मेन बात है कि जो अपलाइन सपोर्ट था वो बहुत अच्छा था। मोदी केयर की जो जर्नी थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन होता क्या था, 25 ईयर से हमारा एक जो फोन नंबर है, लैंडलाइन का नंबर, वो कभी चेंज नहीं हुआ। पहले दिन से नगर में सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग हमने स्टार्ट किया था, मतलब लोगों को पता चला था मिस्टर एंड मिसेस शुभांगी बापट मोदी केयर में है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो भी नया नेटवर्क मार्केटिंग आता था तो उसका पहला फोन हमको आता था, क्योंकि बैड लक या गुड लक नहीं पता, लेकिन हमारा फोन नंबर चेंज नहीं हुआ था 25 सालों में। तो वो लोग ट्राई करते थे, मोबाइल नंबर तो चेंज होते हैं लेकिन लैंडलाइन नहीं हुआ था, तो लोग ट्राई करते थे कि चलो इस नंबर को ट्राई करके देखते हैं। फोन आता था, हम उठाते थे, वो हमें किसी नई कंसेप्ट के बारे में बताने के लिए इन्विटेशन देते थे, हम लोग जाते थे, क्योंकि हमें कंपटीशन क्या है ये भी पता होना चाहिए ना। तो हम लोग जाते थे, पूछते थे, बैठते थे, सब डिस्कस करते थे। उनका बिजनेस तो हम कभी ज्वाइन नहीं करते थे, लेकिन हमारे बिजनेस में उनको साइन अप करके हम आ जाते थे। इस तरह से हमने बहुत से लोगों को हमारे बिजनेस में लाए हैं। फिर वो टप्परवेयर की मेन होगी नगर में की, वो हमारे साथ है, वो एमबे की कोई होगी तो भी हमारे पास है, और कोई कंपनी के लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके थे। और इस तरह से हमारा नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन ये बिजनेस अच्छी तरह का चलने के पीछे का जो राज था, वो था एक तो कंसिस्टेंसी, और दूसरा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत लोग हमें नेगेटिव कर सकते थे, किया भी बहुत लोगों ने, लेकिन हमने हमारा जो गोल था कि हमने मोदी केयर नहीं, मोदी केयर तो हमारी जिंदगी के साथ ही अब खत्म होगा, लेकिन मोदी केयर तो खत्म होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी हमारे साथ इस बिजनेस में है। जो मेरी 2 बेटियां थी, वो अभी मेरी बड़ी बेटी आर्किटेक्ट हो चुकी है, छोटी बेटी मेरी सीएस और कंपनी सेक्रेटरी और एलएलबी कर चुकी है, और दोनों भी इस बिजनेस में आ चुके हैं। बड़ी बेटी मेरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और छोटी बेटी सीनियर डायरेक्टर है, और वो भी इस बिजनेस में आगे अभी जाना चाहती है, वो भी इंडिपेंडेंटली अब काम करना चाहती है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो एजुकेशन है, ये जो डुप्लीकेशन है, इसके जरिए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती है, हमें जैसा चाहिए है वैसा अगर हम काम करते हैं, तो इसमें सक्सेस नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग का ये फर्स्ट रूल है कि कंसिस्टेंटली अगर आप जो भी करते हैं, आप अगर कंसिस्टेंटली हाँ 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 भी कहते हो, तो नींद में भी आप हाँ हाँ कहोगे, और जो नहीं होने वाली चीज भी हाँ हाँ होने लगती है। अगर आप ना कहोगे तो ना होगा, लेकिन ना क्यों कहना है, जब हाँ होने जा रहा है तो हमने ना नहीं कहनी, हमने हाँ कहनी है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहती हूँ कि बिजनेस में बहुत से लोग होते हैं जो ना कहते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में हमें सामने के इंसान से अगर हाँ कहना है, उनसे हाँ सुननी है, तो मैं आपको 4 ईज बताती हूँ। जब 4 ईज को कहते हैं 4 ई थेरेपी। होता क्या है कि जब हम किसी बिजनेस में आते हैं, या आप भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपने कभी किसी फ्रेंड को फोन कर दिया है कि चल भाई मैं आपसे आपसे मिलना चाहता हूँ। फ्रेंड आता है, हम लोग बात करना शुरू करते हैं। बात में शुरू 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 में हम इधर उधर की बात तो कर लेते हैं। फ्रेंड आपको पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, चलो हम स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई मैं मोदी केयर कर रहा हूँ, ऐसा है, कार मिलती है, बंगला मिलता है, फॉरेन टूर मिलती है, इतना पैसा मिलता है। हम एक ही झटके में उसको सब कुछ बता देते हैं। वो आपसे भागने की कोशिश करता है।
ये हमने कभी नहीं करना है। हर चीज को हमें स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत होती है। सबसे मेन बात होती है कि हम आज साइन अप होते हैं और कल जो भी मिलता है उसको हम करोड़पति बनाना शुरू करते हैं, जबकि हम करोड़पति नहीं है। लेकिन सामने के इंसान को बोलते हैं कि भाई तू करोड़पति बन जाएगा। वो हमको नीचे से ऊपर तक देखता है कि ये तो करोड़पति नहीं है, ये तो अभी टू व्हीलर पे घूम रहा है, ये हमें करोड़पति कैसा करेगा। तो सबसे मेन बात है कि जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में किसी और को बताना जाएंगे तो हमें उसका पूरा एजुकेशन होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हम उनको कॉलेज में डालते हैं। कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं, कौन सी भी फील्ड हो, जैसे इंजीनियरिंग के है, एमबीए करना है किसी को, या बीए बीकॉम बीएससी भी करना है, या फिर डॉक्टर है, कोई भी फील्ड हो, अलग अलग ड्यूरेशन होता है डिग्री मिलने के लिए। तो चलो हम डॉक्टर ले लेते हैं कि अगर कोई हमारा बेटा डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाता है तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए उनको 6 साल एजुकेशन लेने की जरूरत है। आप उनको एडमिशन देते हैं, एडमिशन लेने के बाद वो कॉलेज में जाते हैं, पहले साल पूरा साल पढ़ाई करते हैं। पहले साल पढ़ाई करने के बाद क्या वापस अगले साल पढ़ाई करते हैं? नहीं। जो हमने पढ़ा है उसकी हमें एग्जामिनेशन देना पड़ता है, मतलब हमने कितना सीख पाए हैं, हमें कितना नॉलेज है, हम कितने पानी में है, यह देखना जरूरी होता है। तो जब हमें खुद को टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि हम कितनी अच्छी तरह से पढ़ पाए हैं। तो सिर्फ एजुकेशन हम पहले साल नहीं लेते हैं, उसको एग्जाम देते हैं, एग्जाम में पास होते हैं, फिर सेकंड ईयर में जाते हैं, सेकंड ईयर में वापस हम पूरे साल भर एजुकेशन लेते हैं, फिर हम एग्जाम देते हैं, फिर हम थर्ड ईयर एजुकेशन लेते हैं। ये सिलसिला जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाते 6 ईयर चलता रहता है। लेकिन मुझे बताइए 6 ईयर के बाद एग्जामिनेशन देने के बाद वो डॉक्टर बन जाते हैं? तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। जो एग्जामिनेशन देते हैं वो क्या ओरल होती है? नहीं। कहते हैं कि आप जो पढ़े हैं ना वो लिख लिख के बताओ हमें, आपको कितना इसमें से नॉलेज मिला है या आपने लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जो चीज हम सुनते हैं वो शायद हम भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज हम लिखते हैं वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। तो ये लिख लिख के एग्जाम देने का वही से शुरू हुआ है सिलसिला। तो सेकंड चीज होती है एग्जामिनेशन। हमें एग्जामिनेशन में खुद को प्रूव करना पड़ता है कि हम कितना पढ़ पाए हैं। उसके बाद हम डॉक्टर नहीं बनते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है, हमें हमारे सीनियर डॉक्टर के साथ खड़े होना पड़ता है। अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ सीजर कैसी पकड़नी है, कैसे स्टिचेस डालने हैं, कैसे सर्जरी करना है, ये सब का नॉलेज हमें वहां खड़े होके प्रैक्टिकली लेना पड़ता है। और ये प्रैक्टिकली करने के बाद जो भी बिजनेस, जो भी एजुकेशन, जो भी जिसमें आप हो, उसके एथिक्स फॉलो करके आपको पैसे कमाने के लिए बाहर निकलना होता है। कहने का मतलब है मोदी केयर इससे कुछ अलग नहीं है। पहले दिन हम साइन अप हो जाते हैं और दूसरे दिन से हम लोगों को बताना शुरू करते हैं कि भाई इसमें आप कितने अच्छे करोड़पति बन सकते हैं, आप इसमें कार भी मिला सकते हैं, आप फॉरेन टूर भी मिला सकते हैं, लेकिन उसका नॉलेज हमको नहीं होता है। तो कुछ दिन हमने पहले एजुकेशन लेना है, हमारे अपलाइन के साथ काम करना है, तो अपलाइन कैसे काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस लेना है, एथिकल बिजनेस करना है, एथिक्स फॉलो करना है, ना कि इसकी टोपी उसके सर डालना है और ना हमारे बिजनेस का नाम बदनाम करना है। ये सब फॉलो करके जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें कोई भी ना नहीं करता है। ये हमारा आज तक का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम विदाउट एजुकेशन सामने जाएंगे तो सामने के इंसान को भी समझता है कि भाई अनएजुकेटेड पीपल के हाथ हम हमारी जिंदगी नहीं दे सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टरी पढ़ रहा है और आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या आप जो लर्निंग सिस्टम में जो डॉक्टर है उनके पास जाओगे या प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे? हमें कुछ होता है तो जाहिर है कि हम प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इसी के लिए, क्योंकि हम हमारी जिंदगी किसी के हाथ दे रहे हैं, हम लोगों को ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब चलो 6 लोग ज्वाइन हो गए, अब मेरा काम हो गया, अब तो मुझे पैसा आना शुरू हो गया। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जब हम 6 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 6 लोगों ने अपनी जिंदगी हमारे हाथों में दी होती है, हमें उनको मोल्ड करना पड़ता है, हमें उनकी जिंदगी बनाना पड़ता है, हमें उनको सिखाना पड़ता है। तो ये जो सीख कर सिखाना है, ये हम जितना प्रॉपरली करेंगे उतना हमारे नेटवर्क में लीडर्स तैयार होंगे, उतना हमें उनको करोड़पति हम कर पाएंगे, उतना पैसा उनको मिल पाएगा। लेकिन उसके लिए हमें प्रोफेशनल नेटवर्क होने की जरूरत है। जब तक हम प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं बनेंगे तब तक हम हमारे ग्रुप में भी प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं बना पाएंगे। इसके लिए मैं धीमन जी का बहुत शुक्रिया करूंगी
क्योंकि आजकल धीमन जी ने जो भी ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, हैट्स ऑफ धीमन जी, बहुत अच्छा ले रहे हैं, कंसिस्टेंसी से ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लीडर्स आप बना रहे हो और उसका फायदा हो रहा है। हम भी हमारे नेटवर्क में उसका डुप्लीकेशन कर रहे हैं और हाँ, आगे के कुछ दिनों में हम हमारे ग्रुप में भी बहुत अच्छे लीडर्स उस जरिए बना पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी आपने सुना और मुझे इस चीज का सच में गर्व है। मैं शुरू से बताना चाहता हूँ कि जब भी शुभांगी ने बिजनेस की शुरुआत की थी और डॉक्टर जोशी पूना से आते थे, तो ये उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ट्रेनिंग के बिगर, नॉलेज के बिगर मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगी। आपको मैं बताता हूँ कि उन्होंने ये भी सोचा था कि पूना से आने में और ट्रेनिंग देने में वो कितने दिन तक आ सकते हैं, तो उनको भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनका भी ग्रुप बढ़ता होगा, उनको भी बाकी जगह जाना होगा। तो मुझे तैयार होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए फिर उन्होंने, शुभांगी ने शुरू से जब भी डॉक्टर साहब आते थे, जब भी गेट टुगेदर होता था, डायरी और पेन लेके बैठना। मैं आज भी आपको दिखा सकता हूं कि 23 मार्च 2000 से लेके आज तक उनकी डायरी मेंटेन है। इवन अभी भी धीमन सर की ट्रेनिंग हो या शाणे मैडम की ट्रेनिंग हो, किसी भी ट्रेनिंग में डायरी और पेन लेके शुभांगी बैठती है और पूरी चीजें 100% नोट करती है। मैं बताता हूँ, जैसे शुरू में बच्चे छोटे थे, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था, चाहे पूना हो चाहे बॉम्बे हो, और सभी ट्रेनिंग पेड थी। मैंने बोला यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये बिजनेस आपको लाखों रुपए देने वाला है तो यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। जितना नॉलेज आप लोगे उतने ही आप सक्सेस पाओगे, और ये फैक्ट है। आज भी 100% नॉलेज लेने की कोशिश शुभांगी की रहती है, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो। किसी से भी कुछ हम सीख सकते हैं। सीखने में हमेशा आदमी को ये नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए कि मैं उससे कैसे सीखूं। नहीं, आप किसी से भी कुछ भी चीजें सीख सकते हो। हर एक में अलग अलग क्वालिटीज होती है। यस, यही एजुकेशन सामने रखते हुए हमने इस बिजनेस में आए, और फिर इसके बाद तो हमने बिजनेस के तरफ देखने का नजरिया ही बदल दिया। हमने फुल टाइम देने लग गए। फुल टाइम देने के बाद बिजनेस आके बढ़ते गया, अपलाइन का सपोर्ट मिलते गया, और आज हम आपके सामने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर करके खड़े हैं। लेकिन जीबीडी का सक्सेस सेमिनार भी आपके पास हम जल्दी ही लेकर आएंगे। लेकिन इन सब के लिए मैं धीमन सर और रश्मि मैम को बहुत बहुत थैंक्स कर दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी शेयर करने का मौका दिया है। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स धीमन सर। मैं और एक चीज यहाँ जरूर बताना चाहता हूँ अपने अपलाइंस के बारे में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग में एक सपोर्ट चार्ट भी होता है। मैं आप सभी को ये कहना जरूर समझूंगा कि अपने अपलाइन के ऊपर 100% भरोसा रखो। अपना अपलाइन कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। एक किस्सा मुझे याद है, लास्ट ईयर जनवरी में अपनी जो गुरु माँ है डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, उन्होंने जनवरी में राजस्थान में गेट टुगेदर का प्लान किया था, और हम उस वक्त प्लैटिनम डायरेक्टर थे। तो धीमन सर का अचानक मुझे फोन आया कि बाबर सर क्या चल रहा है, कैसे हैं आप लोग? बोला सर बढ़िया, ठीक है। बोले नहीं, ठीक नहीं है। बोला क्या हुआ? बोले जनवरी में ऐसा ऐसा प्लान है और उसके लिए क्राइटेरिया है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का। तो आप जो है प्लैटिनम हो, तो आप प्रेसिडेंशियल कब हो रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, उनका फोन मुझे याद है अगस्त के आसपास आया था। तो मैंने उनको बोला था सर 1 अक्टूबर यानी 30 सितंबर का जो क्लोजिंग होगा उसमें हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होंगे। फिर मुझे याद है मैंने नितिन सर जो हमारे एरिया सेल्स एरिया मैनेजर हैं उनके साथ भी हमने डिस्कस किया। उन्होंने भी मुझे बोला कि सर नहीं, अभी बहुत हो गया, आप जो है प्रेसिडेंशियल हो ही जाओ। फिर मकरन मोए हैं, शाणे मैडम हैं, उनसे भी मैंने डिस्कस किया, उनकी भी गाइडलाइंस ली, और जो मैंने धीमन सर को प्रॉमिस किया था, मुझे बताने में आप बहुत खुशी है कि हम 1 अक्टूबर को प्रेसिडेंशियल बन गए थे। और ये मैं बताना चाहता हूं कि धीमन सर में ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं
कि वो सामने वाले से सामने काम करवा भी लेते हैं और प्लस उनको आगे कैसे जाना है इसका मोटिवेशन इनडायरेक्टली क्यों ना हो, वो हमसे ही कुछ मतलब निकलवा लेते हैं कि हमने क्या होना है, हमने क्या करना है। ये सब चीजें उनमें जरूर है, ऐसा मैं समझता हूँ। कुछ बोलते नहीं है, वो हमसे उगवाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कमिटमेंट हम ही से लेते हैं, वो हमको नहीं बोलते कि आपने करना है, हमसे कहलवाते हैं कि यस हम करेंगे। ये जो खूबी है ये धीमन सर में बहुत है। और इसमें मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि रवि भाटिया सर, बॉम्बे की पूरी टीम या पूना की पूरी टीम, इनका हमें काफी सपोर्ट मिला, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं फिर सबसे बड़ी थैंक्स देना चाहता हूँ धीमन सर को और रश्मि मैम को कि आज ये हमारी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का हमें मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। सबको थैंक्स, सुरेखा मैम, समीर सर को हमारे बहुत सबको बहुत दिल से थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छी खूबसूरत तरीके से मोल्ड किया है, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एथिक्स, थ्रू सरेंडर, थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू कंसिस्टेंसी। आपको सफलता पाने में कोई रोक नहीं सकेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। आज हमें भी बैठकर शांति से एक बार वापस सक्सेस के फॉर्मूला सीखने को मिले आपसे। बहुत अच्छा लगा। समृद्धि जी नहीं है क्या? नहीं, वो समृद्धि बोलने वाली नहीं थी आज। दर्शन करा दो, दर्शन तो करा दो। ये Thank you so much, sir. As you very well said, we are as a family very much into Modi Care. यहाँ पे मैं एक बात पक्का शेयर करना चाहूंगी कि yes, in 2000 जब मेरे मम्मी ने ये डिसीजन लिया कि मोदी केयर करना चाहिए, तब मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग इतना कुछ किसी को पता नहीं था कि ये क्या है. But still that time, with my dad's support, she has really done a remarkable job. मतलब I really appreciate her for that. शायद धीमन सर आपको याद होगा सितारों की रात. Trust me, that was the memorable moment for me. हम लोग वहां पे सोफास पे बैठे थे because of my parents' achievement. When we were dancing, I was exactly dancing below the stage. पता नहीं समीर जी ने कहाँ से देखा, and I don't know how, he was like, hey, come up, aajao, upar aajao, and he just pulled me up on the stage and I was dancing with the Sameer Modi ji. मतलब मोदी केयर ने इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज दी है that every time Modi Care has been proved him as the best for us in our life. By profession, I am an architect. जब मेरा studies पूरा हो गया and when I was like entering the corporate world, I realized that यहाँ पे सब लोग काम तो कर रहे हैं, but I don't know why यहाँ पे मतलब लोग किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते. Everybody is selfish. So that time once again I realized that yes, Modi Care is the best opportunity जहाँ पे लोग सबको साथ लेके चलते हैं. मतलब that is the beauty of Modi Care, that is the beauty of coordination, cooperation in the Modi Care, that we think for everyone and then we grow ourselves. मतलब by profession तो I am creative for sure. Maybe we can say by genes I am creative, but Modi Care has always been an add-on skill to my creativities. यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी. मतलब क्रिएटिविटी हम लोगों ने मोदी केयर में कैसे लाई थी. आफ्टर अ ब्रेक व्हेन वी स्टार्टेड मोदी केयर अगेन, तब हमारा नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था. वी हैड अ नाइस बिग ग्रुप ऑल ओवर द महाराष्ट्र. तो हम लोग बहुत ट्रैवलिंग करते थे. सो दैट टाइम वी एज अ टीम हैड डिसाइडेड कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे. एंड दैट टाइम व्हाट वी यूज्ड टू डू कि वी यूज्ड टू यूज बस, ट्रेन्स. मतलब जैसे भी डिस्टेंस होगा वी यूज्ड टू डिसाइड कि यहाँ पे बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे. अगर 2-3 घंटे का डिस्टेंस है तो वी यूज्ड टू प्रेफर टू गो बाय बस.
तो हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू गो टुगेदर, हम लोग साथ में जाते तो थे, लेकिन जैसे ही बस में चढ़ते थे हम लोग सेपरेटली अलग अलग सीट्स पे जाके बैठ जाते थे। एंड वी ऑल यूज्ड टू बी लाइक चलो आज देखते किसके साथ कौन आता है। मतलब वो जो 2 या 3 घंटे की जो जर्नी होती थी, हम चारों बस एक ही काम करते थे, हम मोदी केयर एक्सप्लेन करते थे हमारे बाजू में जो भी बैठा था या बैठी थी उनको। At the end of the journey, we all used to have one new front line, 4 new joinees. अगर बाय चांस अगर कोई भी मतलब किसी एक का भी अगर नहीं कन्विंस होता था या फिर वो मोदी केयर ज्वाइन होने के लिए अगर रेडी भी नहीं होता था, we used to say वाओ यार आज तेरी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। So this was the creativity of मोदी केयर जर्नी। मतलब हम लोग हमारा ड्रीम पूरा कर तो रहे थे, लेकिन हमने हमारी जर्नी भी इतनी क्रिएटिव और एंजॉइंग और फ्रूटफुल करके रखी थी कि मोदी केयर कभी हमको ऐसे बोरिंग या हम एक लाइफ में काम कर रहे हैं ऐसे कभी नहीं लगा हमको। It was like the beautiful journey towards our dream. We were enjoying our journey to the fullest in Modi Care also. यहाँ पे मतलब हमने मोदी केयर 2000 से लेके टुडे आज 2020 तक हमने ये जर्नी देखी है। वी हैव ग्रोन विथ मोदी केयर। यस, अभी जो मोदी केयर का वर्जन आया है, इट इज रियली फ्रूटफुल एंड वेरी फास्ट। आई हैव सीन माय पेरेंट्स आल्सो अपग्रेडिंग फ्रॉम 2000 टू 2020। मतलब आजकल तो ऐसे हो जाता है कि व्हाट्सएप पे ये लोग हमसे ज्यादा बिजनेस करते हैं, जहाँ पे मैं और मेरी बहन भी इतना नहीं करते। सो लाइक मतलब मोदी केयर को जितना भी थैंक्स बोलेंगे उतना कम ही है। लाइक मोदी केयर हैज ऑलवेज बीन फॉर अस, विथ अस, एंड वी विल बी इन मोदी केयर ऑलवेज। सो पता नहीं, मतलब I and my sister are like blessed with these kind of parents who have taken decision to be in the Modi Care and to be with Modi Care. So thank you and thank you very much. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बहुत एक्साइटेड हैं एंड ये फैमिली इतनी सुंदर है, इतना अच्छा लगता है आपको देखकर, मन करता है कि आपको बेस्ट विशेस करें, जल्द से बीडी बन जाए, जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए और आप दुनिया में छाते रहें। एक बात मैंने अभी मुझे पता चली है बापट जी से कि वो पिछले 10 सालों से हैंडीकैप बच्चों की सेवा में अपना बहुत कमिटमेंट लगाए हुए हैं। थोड़ा सा बताएंगे उसके ऊपर? एक्चुअली मैं दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता हूँ, जो खासकर अंध है, ब्लाइंड है, उनके लिए काम करता हूँ। अभी आपने मौका दिया है तो मैं बताना चाहता हूँ सबको कि तकरीबन 2008 साल से नगर के आसपास के एरिया के 30 बच्चों को हम शिष्यवृत्ति देते हैं, स्कूल बैग्स, स्कूल किट्स पूरा हम देते हैं। तकरीबन 100 बच्चों को स्कूल किट देते हैं, प्लस 30 बच्चों को शिष्यवृत्ति यानी अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज पर मंथ हम देते हैं। और इसमें मुझे बॉम्बे की एक संस्था है किशोर जी लट्टू जी की, जो समर्पण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। नगर में भी अभी हमने लास्ट ईयर में आई डोनेशंस फॉर्म भरवा लिए हैं। मुझे बताने में खुशी है कि एक ब्लाइंड लड़का जिसका नाम है प्रसाद मोरे करके, उसको मैं 5वीं से हेल्प कर रहा हूँ। वो उसने 10th में 82% मार्क्स मिले थे। वो खुद ब्लाइंड है, उसके पिताजी ब्लाइंड है, और उसने 12th में 84% मार्क्स मिले थे और आज वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है। और बहुत खुशी है ऐसे बच्चों को। उसको मैंने बोला है कि बेटा तू IAS बनना, मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम IAS, मैं तुम्हें देखूंगा IAS बना हुआ। तो इस तरह छोटा मोटा हम काम करते रहते हैं। मैक्सिमम हम लोग तो सब सही हैं, सशक्त हैं, लेकिन जो एक्चुअली हैंडीकैप है उनको हेल्प करना ये अपना फर्ज बनता है, ऐसा सोच के लास्ट 10 years से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो इट इज़ हार्ट टचिंग, आपकी स्टोरी दिल को छू जाती है। सो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, भगवान आपको खुशियाँ दे। एंड थैंक यू सो वेरी मच। इज देयर एनीथिंग होने वाला है सर?
डेफिनेटली हम आपके साथ हैं, हमारी बिल्कुल, पूरी टीम बिल्कुल। आपके साथ है। वी आर ऑल बिल्कुल। टुगेदर, वी आर वन टीम। आज Yes. आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हमारी इवेंट्स में आते रहिए, अपने लोगों को साथ में लेते आइए और हम अच्छी तरह से बिजनेस बिल्ड करेंगे। Yes, sir. Thank you, Definitely, sir. definitely. Thank you very much. थैंक यू सो वेरी मच।